के साथ इत्तेहाद करें, कुछ सीटें ले लें, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, दो चार वजारतें ले लें, झंडे वाली गाड़ियां एंजॉय करें और सिस्टम के अंदर इन हो जाएं और अपना कुछ न कुछ हिस्सा ले लें और अपनी जिंदगी गुजारें। एक ऑप्शन हमारे पास, एक रास्ता ये था। और एक दूसरा रास्ता ये था कि हम उस वक्त भी ये समझते थे और आज भी ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है और ये खासकर ये पार्लिमानी निजाम, इस निजाम ने इस मुल्क और कौम को तबाह कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि जब तक इस मुल्क के निजाम को आप नहीं बदलेंगे उस वक्त तक इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक नहीं हो सकती। ये हमारा उस वक्त स्टैंड था, हमारा मुतालबा था। डॉक्टर ताहिरुल कादरी शेखुल इस्लाम ने अपने लिए इस दूसरे वाले रास्ते को मुंतखब किया, पहले वाले रास्ते को मुंतखब नहीं किया। हमने कहा ये जदोजहद तवील है, ये जदोजहद मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद हम इस मुश्किल और जद्दोजहद के ऊपर चलेंगे, इस रास्ते के ऊपर चलेंगे और हम ये जंग लड़ेंगे और हम इस मुल्क के निजाम को तब्दील करेंगे। ये सबसे पहली आवाज थी इस निजाम के खिलाफ जो शेखुल इस्लाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने बुलंद की थी। इस निजाम को बदलने के लिए, इस आवाज को बुलंद करने के लिए हमने यके बाद दीगरे 2 धरने दिए इस्लामाबाद के अंदर। लेकिन आप सब ये बात जानते हैं कि जब हमने इस निजाम को ललकारा तो इस निजाम के सारे बेनिफिशरी, इस निजाम के पुजारी सारे उस वक्त आपस में इकट्ठे हो गए और सबने मिलकर हमारा रास्ता रोका। वो वक्ती तौर पर तो अपनी स्ट्रेटजी के अंदर कामयाब हो गए, उन्होंने निजाम को नहीं बदलने दिया। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, मैं खुद इस तहरीक का एक नजरियाती कारकुन हूं। मैं 95 से इस तहरीक का हिस्सा हूं, स्टूडेंट लाइफ से। मैं इस बात के ऊपर मेरा यकीन, ईमान की हद तक मेरा यकीन है कि इस मुल्क के करप्ट निजाम को अगर कोई तोड़ेगा तो शख्सियत का नाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी है। और इस मुल्क के अंदर अगर कोई शख्स इनकलाब बर्पा करेगा, अगर कोई शख्स इस मुल्क और कौम की सिमत और डायरेक्शन को ठीक कर सकता है तो उसका नाम डॉक्टर ताहिरुल कादरी है। इस बात के ऊपर मेरा यकीन है, मेरा एतमाद है। बिल्कुल उसी तरह जैसे मुझे यकीन है कि मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं, मैं यकीन से यह बात कह सकता हूं कि उस इनकलाब के रास्ते को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये मेरा ईमान और मेरा यकीन है। और यही यकीन, यही ईमान और इत्तेकाद और यकीन आपके अंदर भी भरना चाहता हूं कि इस अज़्म, इस वलवले और इस यकीन के साथ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखिएगा और कभी एक लम्हे के लिए भी अपने ज़हन में यह ख्याल मत लाइएगा कि शायद हमारी कुर्बानियां रायगाह चली गई, हमारी जिद्दोजहद बेकार हो गई, अब तो कोई रास्ता नहीं, अब तो शायद हमें कोई मंजिल नहीं दिख रही। नहीं, एक लम्हे के लिए भी अपने ज़हन में यह ख्याल मत लाइएगा। क्यों? क्योंकि हमारा वास्ता, हम उस क़यादत के फॉलोअर हैं, हम उस क़यादत के साथ चलने वाले हैं जो एट द सेम टाइम दुनियावी उलूम के भी मास्टर हैं, दीनी उलूम की भी मास्टर है, रूहानियात की भी मास्टर है और वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी है। और आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह हालात खुद ब खुद उस तरफ जाएंगे कि जिसकी तरफ शेखुल इस्लाम ने इशारा किया था। लिहाजा ये ईमान और यकीन अपने अंदर रखिएगा। कभी ये बात ख्याल लाइएगा सीराने इनकलाब कि आपकी कुर्बानियां रायगाह जाएंगी। मैं तो हूंगा या नहीं हूंगा, जिंदगी का नहीं पता, लेकिन ये मेरी बात आज लिख ले अपने पास कि जिन लोगों ने इस मिशन के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों ने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की हैं, एक वक्त आएगा कि उनका नाम सुनहरी हुरूफ के अंदर किताबों में लिखा होगा और हम अपने बच्चों को तारीख़ पाकिस्तान के अंदर उनके नाम बताया करेंगे कि ये वो अजीम लोग थे जिन्होंने इस अजीम इनकलाब के लिए कुर्बानियां दी थी। लिहाजा दोस्तों, अपने सफर को जारी रखना है। हमने कंप्रोमाइज नहीं किया था, हम अपने मिशन, अपने स्टैंड्स के ऊपर खड़े रहे थे, लेकिन हमारे साथ एक और पार्टी थी जिसने कंप्रोमाइज कर लिया था। नाम तो वो भी इनकलाब और तब्दीली का लेते थे, नाम तो वो भी चेंज और इस्लाहात का लेते थे, लेकिन उन्होंने उस निजाम के साथ कंप्रोमाइज करके उसका हिस्सा बन गए थे। थोड़ा आवाज हिस्सा बन गए थे उसका, और वजारतें एंजॉय करने के लिए उसका पार्ट बने, वजीर आजम बन गए। और फिर क्या हुआ? फिर तारीख ने देखा कि वो शख्स जो कहता था कि IMF के पास जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूंगा,
कर्जे के भीख मांगने से बेहतर है कि मैं मर जाऊंगा, मैं भिखारी नहीं बनूंगा। वो शख्स झोली उठा कर पूरी दुनिया के हर उस मुल्क का तवाफ कर रहा है जहां से उसको कर्जा और भीख मिलने की उम्मीद है। आपके सामने है सब। उसने अपने स्टैंड से फिर के अपनी इज्जत लुटा दी, इस कौम को कंगाल कर दिया। आज इस वक्त मैं आपको एक फिक्र बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो टोटल कर्जों का जब आगाज हुआ, ज़िया-उल हक के दौर से कर्जे लेने शुरू हुए, उससे लेके नवाज शरीफ के दौर तक जो टोटल कर्जा लिया गया, इमरान खान साहब ने अपने सिर्फ इन 3.5-4 साल के अरसे में उस टोटल कर्जे से ज्यादा कर्जा ले लिया इन 3.5-4 साल में। ये इनकी हालत है, ये कर्जों के ऊपर मुल्क चला रहे हैं। आप सब माशाल्लाह खानदान और फैमिली वाले लोग हैं। मैं आपको बड़े आसान तरीके से ये बात समझाने की कोशिश करूंगा। एक घर का सरबराह होता है, वो घर का बजट बनाता है कि मेरे घर की आमदन कितनी है, उस आमदन के मुताबिक वो इखराजात मुतय्यन करता है। एक कंपनी का, एक फैक्ट्री का, एक होटल रेस्टोरेंट इदारे का सरबराह है, वो बैठ के सबसे पहले ये प्लान करता है कि मेरी इनकम कितनी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने खर्चे प्लान करता है। ऐसा नहीं कि गरीब शख्स है, इनकम उसकी 50,000 है और खर्चा वो 5 लाख महीने का करता है कर्जा लेके। वो गाड़ियां भी लाता है, वो जनाब उसने घर भी कर्जे पे ले लिया, उसके पेट्रोल भी कर्जे के ऊपर चलता है और वो ये उम्मीद करे कि मैं खुशहाल जिंदगी हमेशा से गुजारता रहूंगा। ऐसा मुमकिन नहीं। ये बिल्कुल सिंपल और सादा सी मिसाल है कि एक किरियाना, एक खोखा, छोटा सा पान सिगरेट का खोखा, एक किरियाना स्टोर नुकसान पे और कर्जे पे नहीं चलता, ये बात हम सबको पता है। और ये हुक्मरान पिछले 40 साल से पूरे मुल्क को कर्जों के ऊपर चला रहे हैं। हर हुकूमत आती है, कर्जे लेती है। मेरा सवाल ये है कि जो आप कर्जा, जब आप बजट बनाते हैं, जब आप बैठते हैं बजट बनाने के लिए, तो आप उस वक्त देखते हैं कि जनाब हमारा बजट खसारा इतना है, उसके मुताबिक आपने एक सूद भी वापस कर रहे हैं, आपने कर्जा भी वापस कर रहे हैं, आपने प्रोजेक्ट्स भी आप लगाते हैं, कर्जा लेते हैं। क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया कि हमारी जितनी पॉलिटिकल एलीट है, हमारी जितनी ब्यूरोक्रेटिक एलीट है, जितनी जुडिशरी, जितनी एस्टैब्लिशमेंट, ये सारे लोग जो 5 स्टार और 7 स्टार जिंदगी जीते हैं, इनकी गाड़ियां, इनके प्रोटोकॉल्स, इनकी मुराद, इनकी लग्जरीज, ये सारा कुछ हम सुबह शाम अपनी आंखों से देखते हैं। ये सारा कुछ गैर मुल्की ममालिक से लिए हुए कर्जे के ऊपर ये लोग अयाशिया करते हैं। अगर मुल्क चलाना था और आप वाकई कहते थे कि आप तब्दीली लाना चाहते हो, इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, तो आपने जो सबसे पहला काम करना था वो काम ये था कि इनकम और इखराजात को आपस में बैलेंस करते। ये तमाम लग्जरीज इनसे वापस ले लेते, इनके से प्रोटोकॉल वापस ले लेते, या आपको जो ब्यूरोक्रेट्स बड़ी बड़ी लग्जरीज एंजॉय करते हैं वापस ले लेते, जो आपकी जुडिशरी उसको समझाते कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें तो उधार लेके उनसे मांग के लाना पड़ेगा आपको देने के लिए, लिहाजा आप अपने अखराजात को कम कर दे। लेकिन तारीख शायद है न नवाज शरीफ के दौर के अंदर वो कर्जा काम, वो लग्जरीज काम हुई थी, और ना इमरान खान के दौर में वो लग्जरीज काम हुई है। सारे वज़रा गैर मुल्की कर्जे के ऊपर पल रहे हैं और अय्याशियां कर रहे हैं। हमारी सारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जजेस, हमारी एस्टैब्लिशमेंट 5 स्टार और 7 स्टार लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं गैर मुल्की कर्जे के ऊपर। मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरीके से आप मुल्क चलाकर आप ये तवक्को रखते हैं कि दुनिया आपको इज्जत और वकार देगी? नहीं। जब आप भिखारी बन जाते हैं, जब आप कर्जे के ऊपर कर्जा लेते हैं और उसको कर्जे को उतारने के लिए और कर्जा लेते हैं, तो दुनिया देख रही है। कोई दुनिया का मुल्क आपको इज्जत नहीं देता, आपको वक़्त नहीं देता, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट सारी तबाह हो जाती है उस वक्त तक जब आप भिखारी बन के दूसरे मुल्कों के अंदर जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर जब आप कर्जा वापस नहीं कर सकते, तो फिर आप उन आलमी मालियाती इदारों की इमा पर अपनी आवाम पर टैक्स लगाते हैं। वो आपको कहते हैं कि इनके ऊपर टैक्स लगाएं, हमें तो अपना पैसा वापस चाहिए, क्योंकि उनको आपकी आवाम के मसाइल से कोई गरज बिल्कुल भी नहीं होती। उन्होंने एक ही बात करनी है कि इनके ऊपर टैक्सेस लगाओ, यहां भी टैक्स लगाओ, यहां भी लगाओ, यहां भी लगाओ। एक एक इदारे में एक एक पॉइंट ढूंढ के वो बता रहे होते हैं कि यहां कर टैक्स लगाओ, और फिर आप टैक्सेस लगाते अपनी आवाम के खून को निचोड़ते हैं। आपको पता है कि आपकी आवाम की कुव्वत खरीद, आपकी इनकम पर कैपिटल थोड़ी है, लेकिन उसके बावजूद आप उसके ऊपर टैक्सेस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनको जो जिसने भीख ली थी उनको वापस भी तो करनी है ना। बिल्कुल यही सिचुएशन इस वक्त हमारे यहां चल रही है। पाकिस्तान एक डिफॉल्ट कंट्री है। जितने पैसे इन्होंने लिए थे, जितना इन्होंने वहां से कर्जा लिया था,
یہ جس مقصد کے لیے لیا تھا اس کے اوپر یوٹیلائز نہیں کیا گیا، اس کو علل تللو میں اڑا دیا گیا، اس کو 25% جو آپ کا وہ ہوتا ہے کمیشن لیتے ہیں، یہ کمیشن کے اوپر اڑا دیا گیا۔ ہمارا ملک، ہمارے ادارے ترقی نہیں کر سکے، لیکن یہ حرام خور اپنے محلات یوکے کے اندر بنا کے بیٹھے ہیں، دنیا بھر کے اندر انہیں بلڈنگیں اور عمارتیں خرید لی، پاکستان کے ہر جگہ پر انہوں نے اپنے محلات اور فیکٹری اور کاروبار کھڑے کر لیے، لیکن عوام کی حالت بالکل وہی ہے، اور وہی سارا کچھ اس موجودہ حکومت کے اندر بھی ہو رہا ہے، ذرا فرق نہیں پڑا، وہی پولیس کا نظام، وہی عدالتی نظام۔ آپ کی کرپشن کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق آپ کی کرپشن اور بڑھ گئی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے نہیں، کیوں نہیں مانتے؟ پہلے ادوار کے اندر تو آپ خود مثالیں دیا کرتے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اب آپ اس کی رپورٹ کو کیوں نہیں مانتے؟ لہذا دوستو، ہمارے پاس آپشن دو ہیں۔ There are two options. The first option is that کہ ہم سب یہ سارا کچھ دیکھنے، جاننے، سمجھنے کے باوجود آرام سے اپنے گھر بیٹھے انجوائے کریں، ہمیں کیا ہے، جائے بھاڑ میں، جو ہوتا ہے ہونے دیں۔ اور دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ نہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، یہ مٹی ہماری ہے، ہم نے اس ملک اور قوم کے لیے لڑنا ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ ایک انسان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ وہ کھائے پیے، نماز پڑھے اور مر جائے، نہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لوں، کسی سے زیادتی نہ کروں، اپنے بچوں کا خیال رکھوں اور مر جاؤں اور مجھے جنت مل جائے گی، تو جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے۔ آپ کو 95% ایک مسلمان کے اوپر جو حقوق ہیں وہ عوام الناس اور حقوق العباد ہے، عوام کے حقوق ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو آج یہ طے کرنا ہے کہ ہم لڑیں گے، ہم جد و جہد کریں گے، ہم اس ملک کے کرپٹ نظام کے خلاف اپنا حصہ شامل کریں گے جتنا پاسیبل ہو سکتا ہے۔ مثلا آج اس کنونشن کے اندر آ جانا، پارٹیسپیٹ کرنا، اس کنونشن کو کامیاب بنانا، یہ آپ کا حصہ تھا، آپ نے ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، آپ نے اپنا ٹائم نکالا، کئیوں نے سرمایہ لگایا، پیسے لگائے، اس کنونشن کو ارینج کیا، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا۔ دوستو، یہ کام ہم نے کرنا ہے، اور سب سے بیسٹ آپشن ہمارے پاس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ڈاکٹر طاہر القادری کے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے اور اس ظالموں کے ساتھ جنگ کریں گے، جد و جہد کو جاری رکھیں گے، نہ ہم تھکیں گے، نہ ہم بکیں گے، نہ ہم اپنی اسٹرگل سے پیچھے ہوں گے، ٹل اس وقت تک جب تک اس ملک کی سرزمین پر عظیم عوامی جمہوری مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع نہیں ہو جاتا، ٹل اس وقت تک جب تک ڈاکٹر طاہر القادری کو ہم وہ منظر نہیں دکھا دیتے کہ اس ملک کے اندر ان غداروں کو سب کو انشاءاللہ ہم انصاف کے کٹارے میں لائیں گے۔ لہذا ہم نے اپنی جد و جہد، اپنی جنگ، اپنی اسٹرگل جاری رکھنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ یہ میری بات ہمیشہ ایمان کی طرح اس کے اوپر یقین رکھیے گا، مستقبل آپ کا ہے، فیوچر آپ کا ہے، خواہ ہمیں انقلابی جد و جہد سر کو بڑھا کر کرنی پڑے یا ہمیں الیکٹورل پالیٹکس کے اندر آ کے ان کی کنسسٹنسیز کو چھیننا پڑے، ہم دونوں صورتوں میں انشاءاللہ تیار ہیں اور ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ لہذا آج کے عظیم الشان نظام بدر و ورکر کنونشن کے اندر ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ بکھر کے اندر ہم اپنی تمام جو پارلیمانی بورڈ ہے، ہمارا جو ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کونسل ہے، سب دوستوں سے مشاورت کے بعد پاکستان عوامی تحریک ڈسٹرکٹ بکھر میں اپنا ضلعی میئر اور ڈپٹی میئر اناؤنس کرے گی، اور انشاءاللہ زبردست قسم کے سب سے مشاورت کے بعد ہم اپنی ٹیم لائیں گے۔ اور یہ جو پرانے کھلاڑی بیٹھے ہیں جو ہمیشہ لوگوں کو جھوٹے وعدے دے کے ان کے ضمیروں کو خریدتے ہیں، ان سب کو ہم انشاءاللہ بہت ٹف ٹائم دیں گے۔ اور میں ان سارے سیاسی بروکر اور دلالوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو غریب عوام کو امیروں کے لیے بیچتے ہیں، کہ ہر گلی محلے میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام ہے غریبوں کو بیچنا امیروں کے پاس، ان کو بروکرز کہا جاتا ہے پولیٹیکل اصطلاح کے اندر۔ وہ سارے اپنی پرانی روش کو چھوڑیں اور حق کے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس دفعہ پاکستان عوامی تحریک ڈسٹرکٹ کے اندر بھی اپنا پینل لائے گی، اور جو ولیج کونسل اور ہماری نیبرہڈ کونسل ہوگی، ہر جگہ پر ہم اپنے کارکنان کو کھڑا کریں گے، اور پاکستان عوامی تحریک انشاءاللہ اس ضلع کی سیاست کا رخ متعین کرے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بار دیگر آج کے عظیم الشان کنونشن پر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی گفتگو کا اختتام میں اس شعر پہ کرتا ہوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا تو پھر جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ میرا چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔